तो देखो, थर्ड क्वेश्चन पे हम पिछली बार पहुंचे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी अलग वैरायटी का क्वेश्चन और कोशिश करनी है भाई सबने कि पहले अपने आप तुमसे हो जाए। तो लिखो क्वेश्चन। सर ये लिखा है एट प्राइस एट प्राइस 10, 10 रुपए का प्रोडक्ट है और टोटल खर्चा हो गया 500 का, टोटल एक्सपेंडिचर 500। अब टिक कर देते हैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ। प्राइस डिक्रीज हो गया, मान लो 8। न्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, मान लो हमें गिवन है 1500। फाइंड इलास्टिसिटी। तरीका वही रहेगा, प्राइस क्वांटिटी। हाँ, आज एक नया कॉलम और बनाना पड़ गया हमें, एक्सपेंडिचर। थोड़ी सी हिंट मैं दे रहा हूँ, बाकी कोशिश करो, 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। अपने आप अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे फिर। ओल्ड प्राइस है 10 और कंज्यूमर के खर्च हो गए 500 रुपए। बताओ, 10 रुपए का पेन खरीदा है, 500 रुपए हमारे हो गए, तो कितने पेन खरीदे होंगे? क्वांटिटी बताओ, तो मुश्किल नहीं है, बताओ। 50। 50, सही आंसर। ये निकाल लिया, 500/10 मतलब 50। तो यही थोड़ा कुछ डिफरेंट बात थी क्वेश्चन में। अब बताओ न्यू प्राइस कितना है? सोचो आराम से। हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर आया 2, क्योंकि लिखा है डिक्रीज बाय 8, तो मतलब 2 हो गया होगा। कई लोग 8 लिख देते हैं, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा 3 से 4 नंबर। न्यू एक्सपेंडिचर बताओ कितना लिखे हैं? 2000। 2000, ठीक है। इंक्रीज बाय 1500, मतलब जो है वो तो है 1500 और जोड़ना है, तो ये हो गया 2000। अब बताओ न्यू पेन्स कितने खरीदे होंगे इस बंदे ने? 1000। ठीक आंसर। अब देखो किसी का आंसर अगर निकल रहा है तो बताओ मुझे। P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा। P और Q होते हैं ओल्ड। देखो किसी का आंसर आए तो। ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा भी नीचे निकाल देता हूँ, डेल्टा का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो डेल्टा P आ गया -8, डेल्टा Q 950। बताओ किसी का आंसर। 100। 100 आ रही है लास्ट। अच्छा नहीं, सर 100 नहीं आ रहा। एक तो माइनस होगा जरूर, क्योंकि माइनस चेंज में क्या होता है, कोई ना कोई माइनस निकल के ही आता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है चेंज में। अपॉन डेल्टा P है -8। बताओ, इसको सॉल्व करना है बस, कैलकुलेटर या फोन में अभी तो कर दो।
-20. -20, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। किसी को मेथड में अगर कुछ पूछना है तो बताओ। बताओ, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन को। 9500 अपॉन 400, 23.75 आ रहा है माइनस में। देखो चेक करो, ये आ रहा है सबका आंसर। Yes, sir. 23.75. हाँ माइनस, ठीक है, माइनस नहीं बोलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता प्राइस का चेंज भी प्लस और क्वांटिटी का चेंज भी प्लस, एक ना एक चेंज तो माइनस होगा, इसलिए आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर माइनस नहीं आ रहा तो समझ जाना तुमसे कहीं क्वेश्चन में कुछ गलती हो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और डिफरेंट वैरायटी। क्वेश्चन 5, अब की बार दो प्रोडक्ट गिवन है। एक तो एक्स के बारे में लिखा हुआ है, अब देखो वाई के बारे में। Sir, increase by 10%. हाँ 10%, एक्स के बाद लिखा है एक्स बाय 10%, फाइंड परसेंटेज। एक मिनट, ये वाई प्रोडक्ट है ना, इसको जरा टिक कर लो। ब्लू कलर में जो गिवन है ये वाई प्रोडक्ट है सारा, ग्रीन कलर में एक्स है और ब्लू में वाई। मतलब वो कुछ खास इसमें अलग बात नहीं होगी, थोड़ी मेहनत डबल हो जाएगी बस, बाकी कुछ मुश्किल वाली बात ऐसी नहीं है। बाकी कॉमन सेंस जो थोड़ी लगानी है वो मैं बार बार कहता हूँ, वो ध्यान रखना है। अगर ये प्राइस बढ़ रहा होगा तो क्वांटिटी घट रही होगी, ऐसी बातें ध्यान हमेशा रखनी है, ताकि एक चेंज माइनस में आएगा ही आएगा। अगर स्टेप 1 एक्स की इलास्टिसिटी, क्योंकि एक्स की नहीं पता तो फिर वाई का भी नहीं हो पाएगा काम। तो टेबल बना लेते हैं पहले अपना, प्राइस, क्वांटिटी, ओल्ड, न्यू। ओल्ड प्राइस ये एक्स का टेबल, 20 एंड 50। अब आगे बताओ तुम, प्राइस ऑफ एक्स कितना हो गया न्यू, बताओ कोई। 30. 30. क्वांटिटी 20. 20, 30. 30 या 70। देखो 20. सर प्राइस इंक्रीज हो रहा तो क्वांटिटी कम नहीं होगी? यही चेक कर रहा था मैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखो एक आंसर 30 भी आया, एक 20 भी आया, 70 मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो, इसीलिए मैंने बोला ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो क्वांटिटी घट रही होगी। क्वेश्चन ने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या वर्ड दिया है, देखो जरा सब ऊपर, उसने नहीं बोला डिक्रीज, क्या वर्ड बोला क्वेश्चन ने, देखो क्या, चेंज। अब चेंज बढ़ने वाला है घटने वाला है ये नहीं बोला, इसके लिए हमें दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलर्ट रहना। 3 से 4 नंबर बहुत बच्चों के बेवजह कट हो जाते हैं। सोचो पूरी मेहनत भी करी और 4 नंबर भी नहीं मिले उसके बाद, क्योंकि हमने प्लस माइनस गलत कर दिया।
पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। एक्स गलत, वाई गलत, तो फिर नंबर बचे ही कहाँ। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज, तो दिस चेंज मस्ट बी -20। ये गिरने वाला चेंज होगा, यानी 50 से माइनस में 20 करने के बाद ये आ गया आंसर 30। जिसने 30 बोला बिल्कुल सही बोला। अब बताओ आंसर निकाला किसी ने? अगर आगे कोशिश करा करो भाई, प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब तुम मेरे से पहले आंसर निकालोगे। देखो अभी भी मैं रुक रहा हूँ 10-20 सेकंड और देखो। P बाय क्यू, ओल्ड P ओल्ड क्यू, डेल्टा क्यू। डेल्टा का फॉर्मूला होता है हमेशा न्यू माइनस ओल्ड, एन माइनस ओल्ड, या अगर 10 या अगर माइनस। बताओ आंसर आया किसी का? यस सर। बता दो कितना है, चाहे गलत हो माइनस बात नहीं। माइनस कितना? -4/5। -4/5। चलो बाकी भी चेक करो जरा, देखो क्या आंसर आ रहा है। सर यही आ रहा है। अच्छी बात है, देखो सही आंसर आ रहा है। तो इलास्टिसिटी आ गई, 400 ऊपर है, 500 नीचे है, ठीक है। -4/5 अगर सॉल्व हो रहा है एक पॉइंट तक तो कर लेना चाहिए, वरना फ्रैक्शन में रहने देना। तो 4/5 तो सॉल्व हो रहा है, कितना हो गया? -0.8 हो गया ना। लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ एक्स -0.8। क्या कोई आगे बढ़ के y का भी आंसर निकाल सकता है? सर डबल हो जाए। चलो अगले पेज पे मैं करता हूँ, डबल हो गया, ठीक बात है। आगे तक आंसर निकालता हूँ, क्वांटिटी तक y की। y is equal to 2 times 2 into -0.8, तो ये आ गया -1.6। अब इलास्टिसिटी ऑफ y -1.6। अब इसके अंदर ना देखो पी क्यू मेथड नहीं चलेगा y में। बताओ पी क्यू वाला मेथड क्यों नहीं चल रहा? ना ओल्ड प्राइस गिवन है देखो, ना न्यू, ना ओल्ड क्वांटिटी, ना न्यू। जब सब कुछ गायब हो, सिर्फ परसेंटेज हो, तो बताओ जरा, किसी को याद है परसेंट वाला क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, परसेंटेज बिल्कुल ठीक, हाँ। चेंज इन प्राइस। इसके अंदर क्वांटिटी ऊपर रहती है, ध्यान रखना। तो -1.6 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो हमें निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ढूंढो कितना, इंक्रीज बाय 10%, यानी +10 बोले या -10? इंक्रीज को +10% होगा ना इंक्रीज का मतलब। यस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -1.6 इंटू 10% इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो ये आ गया -16%। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ेगी 16% या फॉल करेगी 16%, इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ। -16 का क्या मतलब लग रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज। अब इसमें मैं और भी कर सकता हूँ। मान लो तुम्हें मैं दे दूं ओल्ड क्वांटिटी 100, फाइंड न्यू क्वांटिटी, तो बताओ, ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन। कितनी हो जाएगी बताओ फिर न्यू क्वांटिटी? चलो क्वेश्चन में लिख ही लो, ये बात भी लिख लो, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ओल्ड क्वांटिटी ऑफ y 100, फाइंड न्यू क्वांटिटी, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हमें हर वैरायटी का आइडिया होना चाहिए।
बताओ किसी का आंसर आ रहा हो तो। देखो ये तो हमें हिंट मिल गई ना, -16% करना है उसको, तो काम हो गया। ओल्ड क्वांटिटी 100, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी -16% means quantity will decrease by 16%। तो निकालो इसका 16%, 100 का 16%, तो ये आ गया 16। 16 से डिक्रीज करनी है तुम्हें क्वांटिटी, तो बताओ न्यू क्वांटिटी कितनी हुई? 84। तो ऐसे वैसे एक्स वाई जैसे भी क्वेश्चन बना दें, हमें हर टाइप की अपनी तैयारी रखनी है। और जिस बच्चे ने ध्यान से समझ लिया मेथड, वो बहुत खुश होता है जब वो ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि भाई 4 नंबर हमारे कंफर्म है। थ्योरी में ना टीचर कई बार हाफ काट लेते हैं, ये थोड़ी लैंग्वेज ये है, ऐसे है वैसे है। न्यूमेरिकल में तो 84 आंसर दिख रहा है टीचर को, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, नंबर कहीं कट जाए हमारे। तो ये न्यूमेरिकल में फायदा होता है, पूरे फुल मार्क्स। और जो कहीं जल्दबाजी करी तो फिर 0 भी हो जाते हैं। इसलिए मेथड्स ध्यान से सबने समझने हैं और अपने फुल मार्क्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो चल रहा है इसमें लाने। चलो अब तुम आराम से हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नोट करो, सॉल्व क्वेश्चन है कुछ स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल सबके पास आ गया होगा मेरे हिसाब से, जिसने नहीं दिया वो मुझे मैसेज कर दो। पेज नंबर स्टडी मटेरियल का 38 पे क्वेश्चन है कई, 38, 39 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व है। घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाए। मैंने डिफरेंट अलग अलग जो वैरायटीज हैं वो तुम्हें करवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक ऐड करते हैं। ये बताओ, दोबारा पूछता हूँ, इलास्टिसिटी माइनस में क्यों आती है? -1, -2, माइनस ऐसे माइनस साइन क्यों आता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बताओ। सोचो जरा, आंसर बताया हुआ है मैंने। प्राइस बढ़ेगा तो बताओ क्वांटिटी, बताओ कोई। प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या लेंगे? क्वांटिटी कम। कम लेंगे। यानी दोनों में नेगेटिव कनेक्शन है, एक बढ़ता है एक कम होता है, इसीलिए माइनस बीच में आ जाता है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ेगा एक घटेगा, जिसकी वजह से एक चेंज माइनस में आएगा। और अगर एक चेंज माइनस में आएगा तो आंसर तो माइनस हो ही गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा बनाया जा सकता है। नोट 2 देखते हैं अब, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा अब जो हम बातें कर रहे हैं। आंसर माइनस में आ रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन। अब देखना नोट 2,
इलास्टिसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब मान लो दो गुड्स हैं एक्स और वाई, और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में मैंने बोला था कि हम चेक करते हैं क्वांटिटी का रिस्पॉन्स, सिंपल हिंदी में क्वांटिटी का रिस्पॉन्स जब प्राइस बदले। सिंपल हिंदी में इलास्टिसिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वांटिटी का रिस्पॉन्स। मान लो इसका प्राइस इंक्रीज 10%, इसका प्राइस भी इंक्रीज 10%। अब इसकी क्वांटिटी गिरी 50%, इसकी क्वांटिटी गिरी 20%। किसकी क्वांटिटी का रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है बताओ, एक्स का या वाई का? रिस्पॉन्स मतलब बदलाव या चेंज। एक्स। एक्स, तो एक्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर हम सिंपल हिंदी से देखें, अब हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है -50% और प्राइस की है +10%, आंसर आ रहा है -5। अब इधर चेक करते हैं आंसर, -20% अपॉन -10% -2। अब कईयों को लगता है यार हमें तो मैथ्स आती है बड़े अच्छे से, -5 छोटा है -2 बड़ा है, तो वो पेपर में मैथ्स लिख के आ जाते हैं कि y की इलास्टिसिटी ज्यादा है -2। वो ये भूल जाते हैं माइनस साइन ये मैथ्स का माइनस नहीं है, ये माइनस साइन क्यों आया है मैंने पिछले पेज पे लिखा है, ये मैथ्स वाला माइनस नहीं है, 0 से कम वाला माइनस। ये माइनस किस कारण से लिखा है हमने बताओ, बिकॉज ऑफ, देखो क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं, हाईलाइट, नेगेटिव रिलेशन। दोबारा बताओ किसकी क्वांटिटी पे ज्यादा रिस्पॉन्स है, एक्स की या वाई की? एक्स। तो इलास्टिसिटी भी एक्स की ही बड़ी है, -5 वाला आंसर बड़ा है, इसमें मैथ्स नहीं लगानी, माइनस साइन को हटा के तुम्हें सोचना है, क्योंकि माइनस ये सिर्फ रिलेशन को दिखा रहा है माइनस, इसका रिस्पॉन्स 5 गुना क्वांटिटी का, इसका रिस्पॉन्स 2 गुना, तो किसकी क्वांटिटी का रिस्पॉन्स ज्यादा है बताओ, एक्स या वाई? एक्स। एक्स। तो इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करो, elasticity of x is more than elasticity of y. 5 is more than 2। और पहले ही बता रहा हूं बहुत बच्चे सोचते हैं -5 तो छोटा है -2 बड़ा है, वो मैथ्स लगा देते हैं बीच में, इकोनॉमिक्स भूल के मैथ्स लगाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं होगा। मैथ्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम अभी, हम इकोनॉमिक्स की बातें पढ़ रहे हैं, मैथ्स का तो बीच बीच में थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। दोबारा बताओ माइनस साइन क्यों लगाया, वो किस चीज को दिखाता है? नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन। इलास्टिसिटी एक्स की बड़ी या वाई की इस केस में? एक्स। हाँ, वो 5 गुना क्वांटिटी है, वो 2 गुना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का रिस्पॉन्स तो एक्स में ज्यादा है। साइड में हिंदी में लिख लो, माइनस साइन को यहाँ इलास्टिसिटी कंपैरिजन में इग्नोर कर, कंपैरिजन करते वक्त माइनस तो दोनों तरफ,
वैल्यूज को देखना है हमें, 5 बड़ा या 2 बड़ा। ऐसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं अगले पेज पे। इलास्टिसिटी ऑफ x 0, इलास्टिसिटी ऑफ y -2, विच हैज मोर इलास्टिसिटी? बताओ Y. बताओ, ठीक है क्या आंसर? बाकी भी बताओ कोई। क्या y इलास्टिसिटी मोर देन x है या x की ज्यादा है? सर देखो बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ किसकी वजह से लगता है? रिलेशन की वजह से। अब बताओ 2 बड़ा या 0? बताओ कौन बड़ा? 2। समझ आ गया? जब कंपैरिजन करना हो तो माइनस साइन को नहीं देखना, क्योंकि वो माइनस रिलेशन को दिखाने के लिए लगता है। x की क्वांटिटी का 0 रिस्पॉन्स है, y का 2 गुना रिस्पॉन्स है, तो क्वांटिटी y की ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे 1 मार्कर हैं और 1 मार्कर्स ही ज्यादा आने हैं इस साल। सीबीएसई का नोटिस आया हुआ, 1 मार्कर्स ही ज्यादा है, तो इसलिए ध्यान से सबने लिखने हैं, नोट करने हैं। ओरल मन में नहीं रखना, बस सब नोट करने हैं। ठीक है, 1 मार्कर का एक क्वेश्चन। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। कुछ और छोटे छोटे 1 मार्कर। अगर अब हम इलास्टिसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, मतलब माइनस वाला साइन की टेंशन नहीं लेंगे। न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व कर रहे थे तब तो प्रॉपर मैथ्स लगती है। इन जनरल जब हम बोलते हैं तो फिर जैसे x की ज्यादा y की ज्यादा, तो वो माइनस हटा के हम आंसर देते। तो मान लो किसी की इलास्टिसिटी है -1, तो उसको इन जनरल हम 1 ही बोलते हैं, तो इसका नाम होता है अपना यूनिट इलास्टिक। जब यूनिट का नंबर ना गिवन हो तो स्टैंडर्ड माना जाता है 1। जैसे मान लो, इसको केस ए बोल देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 10%। मान लो प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी गिर रही है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर तो -1 आ गया। तो क्वांटिटी है -10% अपॉन प्राइस 10%, आंसर आ गया -1। बट इन जनरल हम इसको बोल देते हैं यूनिट इलास्टिक। ये हमारा थोड़ा इकोनॉमिक्स का अपना कोड है, यूनिट इलास्टिक मतलब 1। माइनस साइन तो आगे रिलेशन की वजह से रहता है। और इसका डायग्राम, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ मैथ्स की मदद से ये डायग्राम बनता है, पर सबके पास मैथ्स नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने हमें ज्यादा डिटेल में करने को नहीं कहा इस डायग्राम को। सिर्फ इसका नाम तुम्हें याद रखना है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑफ डिमांड यूनिट इलास्टिक आ जाए, डिमांड कर्व बनाना है तो तुम्हें इस टाइप से थोड़ा कर्व लेके जाना है, और ये नाम याद रखना है। इसके पीछे की मैथ्स हमें नहीं करनी, ये बस एक याद रखने वाला डायग्राम। बाकी जो डायग्राम अब बनाऊंगा वो
उसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएंगे बगैर मैथ्स के। सबने लिख लिया तो पेज हटाओ। केस बी, 5 केस है हमारे सिलेबस में, केस बी का। इलास्टिसिटी मोर देन 1, और इसका नाम होता है इलास्टिक डिमांड कर्व। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं इलास्टिसिटी का। मान लो ऊपर है 40%, नीचे है 10%, तो आंसर आ रहा है -4। देखो फिर से वही बात, कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखा तो -4 है आंसर, और हेडिंग दी है मोर देन 1। देख रहे हो कंफ्यूजन? ये उस बच्चे को होती है जो मैथ्स के हिसाब से अपनी बात देख रहा है। ये -4 में माइनस जो है ये मैथ्स का माइनस नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के रिलेशन की वजह से माइनस आया है। वैसे आंसर 4 ही है। अब बताओ 4 को मोर देन 1 बोलोगे या लेस देन 1? 4 को मोर। मोर देन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, -4 है और मोर देन 1 हम कह रहे हैं। चाहो तो दोबारा लिख लो। माइनस साइन किस लिए आता है, दोबारा बताओ सब। नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, ये मैथ्स वाला माइनस नहीं है। एक होता है 0 से कम, उसको माइनस बोलते हैं मैथ्स में, वो होता है 0 से कम वाली वैल्यू। ये वो थोड़ी ना 0 से कम वाली माइनस, ये रिलेशन का भी साइन होता है, ये वो वाला साइन है माइनस, तो इसे बोलेंगे मोर देन 1। अब देखो डायग्राम कैसे बनाना है, ये डायग्राम सारे समझने हैं, इनको नहीं याद करना, ये समझ से ही हो जाएंगे हमारे। मेरे साथ साथ सब डायग्राम बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ। प्राइस पॉइंट, एक ओल्ड पोजीशन ले लो P और एक क्वांटिटी ले लो Q, कुछ भी ले लो रैंडम। ध्यान से डायग्राम समझना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इनको मैच कराओ P और Q, यहाँ पे मैच हो रहे हैं, मान लो पॉइंट A पर। अब क्वांटिटी देखो क्वेश्चन में कितने चेंज हो रही है, बताओ क्वांटिटी देखो, -40, और प्राइस हो रहा है +10। स्क्रीन पे सब ध्यान से देखना। मान लो प्राइस को 1 सेंटीमीटर प्लस कर दिया मैंने, +10 को मैं 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, P2 उसको P1 मान लूंगा। क्वांटिटी को 40% यानी 4 सेंटीमीटर कम कर देता हूँ, 1 1 2 3 4, ये कर दिया Q2। अब नया मैच करो P2 और Q2 को, ये यहाँ मैच हो रहे हैं, मान लो पॉइंट P। ये जरूर याद रखना, ये 1 सेंटीमीटर है बीच में गैप, और यहाँ 1 2 3 4 सेंटीमीटर का गैप है। देखो जरा सब बना के A और B पॉइंट्स। अब स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दो A एंड B। थोड़ा फैला हुआ कर्व बन रहा है, फ्लैट कर्व बन रहा है, इस कर्व को नाम लिख दो इलास्टिक डिमांड कर्व। एयर इलास्टिसिटी EL लिख लो शॉर्ट में, मोर देन 1। अब 2 हो 3 हो 4 हो, बोलते मोर देन 1 ही है, स्टैंडर्ड जो हमारा नाम। ये सारे
1 2 3 मार्क्स में आ सकते हैं। एक केस आता है सिर्फ डायग्राम तो 1 मार्क्स, विद एग्जांपल 40%, 10% प्लॉटिंग तो फिर 3 मार्क्स, सब कुछ करना हो। बताओ, पेज हटा दो, बना लिया सबने केस बी? चलो केस सी पे चलते हैं फिर। इलास्टिसिटी अब की बार है लेस देन 1, इसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व। फिर से फॉर्मूला लिखो इलास्टिसिटी का। अब की बार हमें लेस देन 1 चाहिए, तो न्यूमरेटर को छोटी परसेंट दे दो, डिनोमिनेटर को बड़ी दे दो, और एक के साथ माइनस साइन तो रहेगा ही। ये रिलेशन के चक्कर में माइनस साइन आता है, तो आंसर आ गया -0.25। अब माइनस तो रिलेशन के चक्कर में लगा है, उसको छोड़ो। 0.25 बताओ 1 से बड़ा है या छोटा? 0.25 छोटा। इसीलिए नाम है लेस देन 1। अब फिर से डायग्राम बनाना है, बड़ा डायग्राम, और सबने ध्यान से समझना है कैसे बनेगा इसका डायग्राम। ओल्ड स्टेप पहला वाला सेम ही है, एक P एक Q, इनको मैच कराओ आपस में और मैचिंग पॉइंट को नाम दे दो A। अब क्या कोई बता सकता है मुझे प्राइस कितने परसेंट बढ़ रहा है इस क्वेश्चन में? देखो प्राइस 40। 40। तो 4 सेंटीमीटर प्लस कर दो। देखो 1 2 3 4, इसको नाम दे दो P2। क्वांटिटी को कितने परसेंट घटाना है? 10। 10 को फिर हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 40 को 4 माना है तो 10 को 1। ठीक है, थोड़ा तरीका मन में रखना। तो 1 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा मत ले जाना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर Q2। अब P2 और Q2 को मैच कराओ, देखो कहां पर मैच हो गया आपस में। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्टीप टाइप सी लाइन बनेगी अब की बार, इसको नाम दे दो B। और स्ट्रेट लाइन से ए और बी को हमें ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन से, स्केल से। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डिजाइन बन रहा है। देखो जैसे एकदम खड़ी पहाड़ी हमने पिछले चैप्टर में समझी थी, स्लोप स्टीप वर्ड्स जो थे, ऐसे एकदम हाई स्लोप वाला कर्व बन रहा है, स्टीप कर्व। देखो सबकी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में देखो, ऐसा ही बन रहा है डिजाइन। यस सर। अगर सेंटीमीटर ध्यान से नाप के काम करोगे तो सही आंसर आएगा, अपने मन से जल्दबाजी से कुछ करोगे तो हमेशा गलत डायग्राम बनेगा। अब दोनों डायग्रामों को जरा देखो, आमने सामने तुम्हारे रख रहा हूं। ये डायग्राम बड़ा फैला हुआ है, ये डायग्राम बड़ा स्टीप है। इस डायग्राम के आगे लिखो इन इलास्टिक। हर डायग्राम को रटना नहीं होता, समझ के भी बन जाते हैं। वो पहला वाला था बस ध्यान रखने वाला, क्योंकि मैथ्स है, और जिसने मैथ्स में अच्छे से समझा हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह टॉपिक्स को, उसको पता होगा। देखो इन इलास्टिक डिमांड कर्व एज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। हर डिमांड कर्व का अपना अलग डिजाइन होता है, क्योंकि उसके परसेंटेजेस अलग अलग होते हैं। पेज हटा दें, सबने लिख लिया? सर एक मिनट।
हो गया सर। चलो केस डी, 5 केस हैं टोटल। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इसका भी अपना नाम होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। फॉर्मूला लिखो इलास्टिक। ये बताओ हमें आंसर 0 चाहिए, वो तो सिर्फ तब पॉसिबल है जब न्यूमरेटर को कितना कर दो, बताओ। 0। 0 कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा अपने आप ही। नीचे चाहे 10 रखो चाहे 20 रखो। अब इसको डायग्राम से कैसे दिखाना है, सारे स्टेप सेम होते हैं। प्राइस क्वांटिटी, एक ओल्ड पोजीशन ले लो P एंड Q और इसको नाम दे दो पॉइंट A। साथ साथ मेरे सब बनाते रहो। अब प्राइस कितने सेंटीमीटर बढ़ाना है बताओ, प्राइस। ये देखो 10% लिखा है तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, 1 सेंटीमीटर। P2 क्वांटिटी कितने परसेंट बढ़ानी है या घटानी है, बताओ क्वेश्चन में। ये देखो कितना परसेंट लिखा है, 0। मतलब ना बढ़ाओ ना घटाओ, क्वांटिटी वही रखो। देखते हैं कहाँ मैच हो रहा है। क्वांटिटी वही रखनी है पुरानी, प्राइस नया होगा। ये देखो यहाँ से ऊपर से आए तो यहाँ मैच हो रहा है। इसको नाम दे देते हैं मान लो B और पहले वाले को हमने नाम दिया था A। अब स्ट्रेट लाइन में A और B को ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो पूरी ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट ही बन जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। इसकी खास बात होगी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, नाम दो इसका। डिमांड कर्व यहाँ मेंशन करना पड़ेगा इस बात को, पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये बताओ इस क्वेश्चन के डायग्राम में क्या क्वांटिटी कभी भी Q से कहीं बढ़ी है राइट की तरफ या कहीं घटी है लेफ्ट की तरफ, इस पूरे डायग्राम में देखो। नो सर। नो सर। एक जगह पर अटक गई है क्वांटिटी, यानी कि इलास्टिसिटी है इसकी 0, क्योंकि क्वांटिटी रिस्पॉन्स कितना दे रही है हमें, 1-2%, 5% या 0% चेंज, बताओ। क्वांटिटी 0। 0%, तो इसकी हिंदी भी साइड में लिखो। इलास्टिसिटी 0 मतलब क्वांटिटी एक जगह मान लो उसका नाम है Q, हमने Q लिया हुआ उसका नाम, एक जगह Q पर फिक्स हो, आगे लिखो ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, अटक चुकी है क्वांटिटी। कभी डिजाइन कुछ इस तरीके का अलग बना। सर हाँ बताओ।
सर वो नीचे y एक्सिस आएगा ना, इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, वो करेक्शन कर लो, y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये नीचे तो होता है हमारा x और ऊपर y। बताओ, केस डी में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ये थोड़े अलग टाइप का डायग्राम मैंने डिमांड का। अगर पूरी हिंदी वगैरह जो बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो लिख रहे हो, जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो, उधर उधर ध्यान नहीं लगाओगे, फिर तो टॉपिक हो जाएगा। इधर उधर ध्यान अगर लगा रखा होगा तो कंफ्यूजन होगी, बाद में तुम्हें पेपर में दिक्कत आएगी। ये कैसा डिजाइन बन रहा है, कोई इधर पैरेलल बन रहा है, कोई इधर, अभी एक्स के वाई के पैरेलल है, अब अगला एक्स के पैरेलल बनेगा, कोई स्टीप कोई फ्लैट, तो अलग अलग डिजाइन होते हैं सिचुएशन के। अगला लिखो केस ई, लास्ट केस। इनफाइनाइट, या इसका अलग नाम होता है परफेक्टली इलास्टिक डोमेन। फॉर्मूला, अब की बार हमें आंसर इनफाइनाइट चाहिए। बताओ कैसे आ सकता है? अगर डिनोमिनेटर में ऐसा क्या लिखें जो इनफाइनाइट हो जाए आंसर, बताओ। किसी को 0 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये बचपन की मैथ्स है, ये कोई 12th क्लास की बात नहीं लिखी मैंने, ये छोटी क्लासों में बताया जाता है। न्यूमरेटर को 0 कर दोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो आंसर इनफाइनाइट। डायग्राम बनाओ, बड़ा डायग्राम। सेम स्टेप्स पी क्यू, इनको मैच करवाया मैंने और पॉइंट आ गया हमारा ए। अब ये बताओ, क्या प्राइस को चेंज करना है हमें इस क्वेश्चन में? यस सर। प्राइस को, 1 नो सर। प्राइस 0% चेंज, मतलब प्राइस को वही रखेंगे, क्वांटिटी को 10% चेंज करना है। अब तुम बढ़ा लो या घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं बढ़ा देता हूँ, 1 सेंटीमीटर मैंने बढ़ा दिया Q2, या मान लो मैंने घटा भी दिया होगा Q2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्राइस तो सेम ही रखना है। या मैं अलग डायग्राम में तुम्हें घटा के दिखा दूंगा, अभी मैं मान लो बढ़ा के दिखा, प्राइस को सेम रखना है, तो यहाँ मैच होगा पॉइंट। और एक और डायग्राम में तुम्हें घटा के भी दिखा देता हूँ। बढ़ा लो या घटा लो, जब तुम ज्वाइन करोगे इसको स्ट्रेट लाइन से, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है, चाहे वो ये कर्व हो चाहे वो ये कर्व हो। बताओ, आया समझ? बताओ, किसी को कुछ पूछना है इस डिजाइन में तो प्राइस नहीं बदलना, क्वांटिटी जो मर्जी कर दो, कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा क्योंकि प्राइस को हम चेंज ही नहीं कर रहे। इसका नाम लिखो
infinite, demand curve is parallel to x-axis. पेपर में दोनों डायग्राम नहीं बनाने, एक ही बनाना है। ये सिर्फ जीरो और इनफाइनाइट वाले में होता है कि बढ़ा लो या घटा लो, बाकी में तो तुम्हें वही करना है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगी, और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। बाकियों में तो ध्यान रखना होता है। जीरो और इनफाइनाइट में जैसे भी करो, क्योंकि उसमें एक फैक्टर तो जीरो ही होगा, या न्यूमरेटर जीरो होगा या डिनोमिनेटर। 5 केस हमारे हो गए, और ये क्वेश्चन बच्चों को कईयों को बहुत तंग करता है, हमने देखा हर साल। बताओ किसी को अगर कुछ अभी दिक्कत आ रही है, उसी वक्त सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनेंगे, रटना नहीं है। केस 1 में थोड़ा मैथ्स जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो ध्यान में रखना है, बाकी चारों साथ साथ बन जाएंगे। बताओ किसी को अगर कुछ पूछना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायग्राम गिवन है, D1 और एक फ्लैट डायग्राम बनाना है D2। क्वेश्चन कह रहा है विच हैज मोर इलास्टिसिटी एंड व्हाई। ठीक है, पूरा हमें समझना है। अब कैसे समझाएं, इसके लिए डायग्राम को हमें एक बार दोबारा बनाना है। वो तो क्वेश्चन का डायग्राम है, हमें अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है, थोड़ा चेंज भी करना है इसके अंदर, नए नए लाइनें बनानी है। एक जहां टक्कर हो रही है वहां से एक लाइन बनानी है, पी और कॉमन पॉइंट है पी और Q। क्वेश्चन में मत करना, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्वेश्चन का डायग्राम क्या था और आंसर का डायग्राम क्या था, दोनों डायग्राम अलग नहीं। अब और डायग्राम सब साथ साथ बनाते रहना, भी ज्यादा रुकना नहीं बीच में, समझने में नहीं तो दिक्कत आएगी। यहाँ तक हो गया सबका, बनाऊं आगे। चलो, प्राइस को मैंने थोड़ा सा गिरा दिया, मान लो पहला P1 था, अब कर दिया P2। अब D1 कर्व में देखता हूं क्वांटिटी में कितना जंप आया। ये देखो QQ2 का जंप आया, ऐसे हाईलाइट QQ2। अब दूसरे वाले कर्व को चेक करते हैं, उसमें कितना जंप आया। D2 कर्व, ये देखो P2 को D2 कर्व से जब टक्कर मारी यहाँ, तो इसमें जंप आया QQ3, इसमें बहुत बड़ी जंप आई। जबकि प्राइस दोनों में बराबर बदला है, प्राइस डिक्रीज PP2, बट D1 कर्व में क्वांटिटी ने जंप कितनी लगाई है बताओ। D1 कर्व में जंप कितनी आई है क्वांटिटी की? QQ2। और D2 कर्व में जंप कितनी आई है? D2 कर्व में QQ3। क्वांटिटी इंक्रीज QQ3। किसकी क्वांटिटी ने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया बताओ।
D1 D2, D2 D2 तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्स देती है उसको क्या बोलते हैं हम? मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक? more elastic तो बस आंसर खत्म। As QQ3 more than QQ2, so elasticity of D2 more than D1, और साइड में फॉर्मूला लिख देंगे हम। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, बताओ, परसेंटेज in price प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो सेम है और क्वांटिटी D2 की ज्यादा बढ़ रही है, तो D2 ही ज्यादा इलास्टिक है। बताओ समझ आ गया सबको? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। बताओगे किसी ने कुछ पूछना है तो?